नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या बेल्स पाल्सी को प्रिवेंट किया जा सकता है या फिर हम बेल्स पाल्सी को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो जरूर से बने रहिए मेरे साथ अंत तक के। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है फिजियोथेरेपिस्ट मेघना दवे और आप सभी का हार्दिक स्वागत है हेल्थ क्यू चैनल में। ये एक हेल्थ अवेयरनेस चैनल है जहां मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको मोटिवेट कर सकूं आपकी हेल्थ के प्रति। जैसे मैं शुरुआत में ही कह चुकी हूं, आज समझते हैं कि बेल्स पाल्सी को कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। जिन लोगों को एक बार बेल्स पाल्सी एपिसोड हो चुका है उन लोगों में 8% चांसेस है कि उनको फिर से बेल्स पाल्सी का एपिसोड हो सकता है। और अधिकतर ये जो मरीज होते हैं जिन्हें बेल्स पाल्सी का एक एपिसोड हो चुका होता है, उन्हें हमेशा ये डर बना रहता है कि अगर मुझे दोबारा बेल्स पाल्सी का अटैक आ गया तो मैं क्या करूँगा। और सब लोग ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं कि बेल्स पाल्सी के सेकेंड अटैक को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। और जो लोग को एक बार बेल्स पाल्सी हो चुका है वो अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि बेल्स पाल्सी के सेकेंड अटैक को हम कैसे प्रिवेंट करें, या इन जनरल भी अगर हम चाहें तो बेल्स पाल्सी होने से कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों, इसका थियोरेटिकल आंसर तो ये है कि बेल्स पाल्सी को प्रिवेंट नहीं किया जा सकता क्योंकि एक इन्फेक्शन की वजह से होता है। अब थियोरेटिकली आप इन्फेक्शन को प्रिवेंट नहीं कर सकते हो। अगर एक वायरल इन्फेक्शन होता है तो इट्स जस्ट दैट यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। एट द सेम टाइम कुछ लोग होते हैं जिनमें वायरल इन्फेक्शन होने का रिस्क ज्यादा होता है और हम इस रिस्क को जरूर कम कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं हम वायरल इन्फेक्शन होने के रिस्क को कम, इसी के बारे में इस वीडियो में आज मैं आपको कुछ पॉइंट्स या कुछ टिप्स देने वाली हूँ। दोस्तों, बेल्स पाल्सी का दो चीजों के साथ एक डायरेक्ट सा कनेक्शन है। पहला है इन्फेक्शन, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है इम्यूनिटी के साथ। आपकी इम्यूनिटी कैसी है, आपका इम्यून सिस्टम कैसा है, इससे काफी ज्यादा ये निर्भर होता है कि आप कितने इजीली एक वायरल अटैक से बच पाओगे या काफी आसानी से कोई भी वायरल अटैक की वजह से आप इन्फेक्ट हो सकते हो। और जो दूसरा लिंक है वो है स्ट्रेस का। दोनों ही चीजों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेटेज होता है जब हम बेल्स पाल्सी की बात करते हैं। कोई भी पेशेंट जिसको बेल्स पाल्सी की दिक्कत हुई है उनको या तो इम्यून सिस्टम ड्रॉप होता है उनका, या तो उन्होंने ये एपिसोड बताया है कि उनका जो लाइफस्टाइल था वो काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल था बेल्स पाल्सी होने के पहले। तो अगर हम लॉजिकली सोचे तो अगर हमें बेल्स पाल्सी को प्रिवेंट करना है तो हमें इन दो चीजों पे काम करना पड़ेगा। पहला, हमें अपनी इम्यून सिस्टम को अच्छा या बेहतर बनाना पड़ेगा, और दूसरा, हमें स्ट्रेस, जिसको हम जितना ज्यादा मिनिमाइज करते हैं उतना बेहतर है। रिसर्च पेपर्स में ये भी बताया गया है जिन लोगों को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज ऐसी बीमारी है उन लोगों में बेल्स पाल्सी होने के रिस्क ज्यादा होते हैं। अब डायबिटीज और हाइपरटेंशन ये दोनों ही लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर है। तो अगर हम डायबिटीज और हाइपरटेंशन को कंट्रोल में रख सकते हैं तो आपके बेल्स पाल्सी होने के रिस्क को भी हम कंट्रोल में या कम रख सकते हैं। तो ये थे कुछ कारणों के बारे में। अब क्या करना है इसके बारे में बताती हूँ। तो अगर हम बेल्स पाल्सी को मिनिमाइज या बेल्स पाल्सी के रिस्क को मिनिमाइज करने की बात करें तो शॉर्ट में हमें अपनी लाइफस्टाइल पे काम करना पड़ेगा। हमें उन सारी गलत आदतों को एलिमिनेट करना पड़ेगा जिसकी वजह से हम ज्यादा रिस्क में आ सकते हैं। और ये जो एक जनरल गाइडलाइंस होती है एक अच्छी लाइफस्टाइल जीने की, ये एक ओवरऑल हेल्दी लाइफ मेंटेन करने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चाहे आप बेल्स पाल्सी प्रिवेंट करना चाहो या ना चाहो, अगर आप एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकते हैं तो ये आपकी ओवरऑल हेल्थ और वेलबींग के लिए अच्छी बात है। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जिस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, जैसे कि फूड। हम जो खाते हैं इसका सीधा असर होता है हमारी हेल्थ पे। आपका फूड आपकी हेल्थ बना सकता है और यही खाना आपकी हेल्थ बिगाड़ भी सकता है। स्पेशली खाना जिसमें शुगर की मात्रा यानी शक्कर की मात्रा ज्यादा है
जिसमें ग्लूटेन की मात्रा ज़्यादा है, डेयरी प्रोडक्ट्स, एनिमल फैट और ट्रांस फैट यानी तेल वाला खाना, ये सारी चीज़ें बॉडी में इन्फ्लेमेटरी चेंजेस लाती है। तो अगर हमें बेल्स पाल्सी को प्रिवेंट करना है तो ऑब्वियसली हमें इन सारी चीज़ों को कम रखना होगा ताकि बॉडी में कम से कम इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आए। जब इन्फ्लेमेशन कम होगा तो एंटीबॉडीज जो है उन्हें ज़्यादा ओवरवर्क नहीं करना पड़ेगा, वो सेटल डाउन रहेंगे और सही में जब कोई एक्सटर्नल वायरस बॉडी को अटैक करता है तब वो इतने हेल्दी रहेंगे कि वो उसके साथ आसानी से लड़ाई कर पाएंगे। इसीलिए नो शुगर, नो मैदा, नो एनिमल फैट एंड नो एक्सेस डेयरी, इन चीज़ों का जितना हो सके उतना ज़्यादा परहेज करें। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है वो है आप अपने डाइट में, आप अपने रोज़ाना इंटेक में थोड़े से एडिशनल प्रोटीन्स, विटामिन्स का इंटेक ले सकते हो अपनी इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए। इसके साथ ही साथ आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी बूस्टर मेडिसिन्स भी अवेलेबल है जो कहीं ना कहीं हेल्पफुल है। मैं पर्सनली ये रिकमेंड करती हूँ कि आयुर्वेदिक सोर्स से मिले हुए जो भी इम्यूनिटी बूस्टर्स होते हैं एटलीस्ट उसमें प्लांट बेस्ड सोर्स होता है, मतलब उसमें जो यूज़ होने वाले इंग्रेडिएंट्स हैं ये सारे प्लांट बेस्ड होते हैं, तो वो हमारे इम्यून सिस्टम को बनाए रखने में ज़्यादा बेहतर होते हैं ओवर एन एनिमल बेस्ड सोर्स। इसीलिए आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ ये दो सप्लीमेंट्स जो मुझे एज एन PR पैकेज आए थे। ये एक स्पॉन्सर्ड पोस्ट नहीं है, ये जस्ट मुझे एज एन सैम्पल टेस्ट करने के लिए आए थे। मैंने इसका सेवन किया और टेस्ट किया और मुझे ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगा है। ये दोनों भी जो प्रोडक्ट है इसका नाम है सिद्धापरी कैप्सूल और ये है सिद्धापरी सिरप। दोनों ही ये जो सप्लीमेंट्स है ये बेसिकली इम्यूनिटी बूस्टर सप्लीमेंट है। अगर हम इनके कंटेंट की बात करें तो इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो आयुर्वेदिक मेडिसिन्स होती है जो हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में मदद करती है, जैसे कि आंवला, गिलोय, सौंठ, यष्टि मधु, वैविदंग, हरिधरा, पीपली, पुनर्नवा, तुलसी, हरितकी, मारिच, ऐसे सारे इंग्रेडिएंट्स को यूज करते हुए इसे बनाया गया है। ये जो प्रोडक्ट्स है ये एकदम प्योर है, इसमें कोई भी तरीके के आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स नहीं यूज़ किए गए हैं और इसलिए मुझे ये सप्लीमेंट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। डेफिनेटली ये कोई सोर्स विटामिन B12 का नहीं है, बट दिस ऑल मेडिसिन्स आर हेल्पफुल टू बूस्ट योर इम्यून सिस्टम। ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है, एक प्रोप्राइटरी मेडिसिन है जिसे आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के ले सकते हो क्योंकि ये वेलनेस पर्पस के लिए बनाई गई है। इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, अगर आप चेकआउट करना चाहें तो ज़रूर से चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको पहले भी कहा कि आपको थोड़े से एडिशनल प्रोटीन्स, विटामिन्स की ज़रूरत हो सकती है। जो भी विटामिन C या विटामिन आयरन जिस चीज़ की भी कमी रह जाती है उसको आप कंप्लीट कर सकते हो। तो ये थी तो खाने की बात। अब बात करते हैं दूसरे एस्पेक्ट की जो है इमोशनल एस्पेक्ट। जैसे मैंने पहले भी कहा, इमोशंस का, हमारे स्ट्रेस का, हमारे एंजाइटी का, हमारे डिप्रेशन का बहुत ही सीधा कनेक्शन है बेल्स पाल्सी के साथ। अक्सर ये देखा गया है कि जो भी मरीज जिसे बेल्स पाल्सी का एपिसोड हुआ है या तो उनका इम्यून सिस्टम ड्रॉप था, यानी उनको बुखार आया था या कान में दर्द हुआ था, इस तरीके के सिम्टम्स आए थे, या फिर पेशेंट्स को ये हुआ था कि उनकी जो स्ट्रेस लेवल था, उनका जो स्लीप पैटर्न था, ये कहीं ना कहीं डिस्टर्ब था। एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट करती हैं हमारे बॉडी सिस्टम को और इसीलिए ये निगेटिवली इम्पैक्ट करती है हमारी बेल्स पाल्सी को भी। अगर आपको चांसेस है कि आपको बेल्स पाल्सी हो सकता है, ये यूजुअली उन लोगों में होता है जिनका हाइपरटेंशन है, जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, जिनको बहुत ही ऑफन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन रहते हैं, कान में आसानी से इन्फेक्शन हो जाता है, इन लोगों में चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो ज़रूर से ध्यान रखिए कि अपने स्ट्रेस लेवल को मेंटेन करके रखें। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा काम हो गया तो प्लीज़ बीच में ब्रेक्स ले, थोड़ा देर रेस्ट ले, फिर करें। एट अ स्ट्रेच काम मत करें क्योंकि वो सारा जो स्ट्रेस है दैट माइट कम आउट इन द फॉर्म ऑफ बेल्स पाल्सी। और इसके साथ ही साथ अगर मैं ये कहना चाहूँ कि अगर आप इन सब
चीज़ों के साथ रह रहे हैं, आपका लाइफस्टाइल ऐसा है, आपका काम ऐसा है कि जिसमें स्ट्रेस इन्वॉल्व है, और फिर भी आप बेल्स पाल्सी से बचना चाहते हो, तो जो बेस्ट चीज़ है जो आप कर सकते हो उसके लिए, वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन एक ब्यूटीफुल प्रैक्टिस है जो आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सारी चीज़ों से दूर रख सकती है और आपको कहीं ना कहीं वो बेल्स पाल्सी से लड़ने में मदद भी करेंगी। इवन जो लोग जिनको बेल्स पाल्सी हो चुका है उन्हें भी मैं रिकमेंड करती हूँ कि वो रेगुलरली मेडिटेशन करें, जिससे आपका इमोशनल सिस्टम बैलेंस्ड रहेगा और आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी। आजकल YouTube में ढेरों वीडियो आपको मिल जाएंगे गाइडेड मेडिटेशन प्रैक्टिस की। आप कोई भी मेडिटेशन प्रैक्टिस चूज कर सकते हो। मेरा पर्सनल फेवरेट है सिल्वा मेडिटेशन मेथड। सिल्वा मेडिटेशन मेथड एक मेथड है जिसमें गाइडेड वे में आप अपने सर से तो लेके पैर तक के फोकस करते हुए सारे बॉडी पार्ट्स को रिलैक्स करते जाते हो। एक YouTube में वीडियो इसका भी अवेलेबल है जिसमें ये गाइडेड मेडिटेशन प्रैक्टिस दी गई है। मैं इस वीडियो का भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ताकि आप इस मेडिटेशन को डेली फॉलो कर सकते हैं। आइडियली मॉर्निंग आप जब सो के उठते हैं तब, और सोने के पहले मेडिटेशन करना एक अच्छी बात होती है। अगर 2 टाइम करना आपके लिए मुश्किल है तो एटलीस्ट मॉर्निंग में वंस यू कैन डू दिस। आप मेडिटेशन 5 मिनट से शुरू कर सकते हो अगर आपको आदत नहीं है, और धीरे धीरे फिर आप उसका ड्यूरेशन बढ़ा सकते हो। मैक्सिमम 20 मिनट्स होता है एक मेडिटेशन प्रैक्टिस का ड्यूरेशन। तो इन शॉर्ट, ज़्यादा देर तक के जागना कम करें, ज़्यादा स्ट्रेस अगर है तो रेस्ट ले इन मिडिल, और मेडिटेशन रेगुलरली करें अगर आपको बेल्स पाल्सी से प्रिवेंट करना है खुद को तो ये थे कुछ हेल्थ वाइज प्रिवेंशन के पार्ट। अब कुछ ऑब्वियस चीज़ों के बारे में बात करती हूँ जिसकी वजह से डायरेक्टली बेल्स पाल्सी कई लोगों को होता है, जैसे कि बारिश में भीगना, एसी के नीचे सोना, बाल जब गीले हो तब बाहर ठंडी हवा में जाना, या फिर लॉन्ग ड्राइव में जाते वक्त खिड़कियाँ लंबे समय तक की खुली रखना। ये सारी चीज़ों की वजह से भी लोगों को बेल्स पाल्सी हुआ है। तो ऐसी चीज़ जहाँ पे आपके कान को डायरेक्टली ठंडे एटमॉस्फेयर से एक्सपोज होना पड़े, ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें अगर आपको बेल्स पाल्सी को प्रिवेंट करना है तो। कुछ टिप्स देना चाहूँगी, जैसे कि अगर आपको लॉन्ग ड्राइव में जाना है तो जो खिड़कियाँ हैं उसको या तो बंद रखें, और अगर आप खुली रख रहे हैं तो कान में ईयर प्लग्स डाल के रखें। एसी के नीचे डायरेक्टली ना सोए, और अगर सो रहे हैं तो ब्लैंकेट डाल के सोए। बारिश में हो सके तब तक के ना भीगे। गीले बालों के साथ ना सोए। अगर बाहर बहुत तेज ठंडी हवा चल रही है तो गीले बालों के साथ बाहर ना निकले, बालों को सुखा ले और फिर ही बाहर निकले। बहुत ज़्यादा आइसक्रीम रोज़ाना ना खाए। आइसक्रीम या फिर कोई भी ठंडी चीज़ जैसे कोल्ड ड्रिंक्स है, जूस है, अल्कोहल है, बियर है, इन सारी चीज़ों का जब सेवन करते हैं तो डेली ना करें, वीक में एक बार करना, मॉडरेशन में करना अच्छी बात है। अगर पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है तो उस पानी में स्विम ना करें, और अगर कर भी रहे हैं तो ईयर प्लग्स डाल के करें। और अगर आपको पता है कि आपका ट्रैवल कहीं ठंडी जगह में है, अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो जिसमें बहुत ज़्यादा एसी का कंटिन्यूस फ्लो होता है, जैसे अगर आप प्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं या बस में ट्रैवल कर रहे हैं, इवन कार में भी ट्रैवल कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि अपने कान को ढक के रखें और अपने पूरे सर को भी ढक के रखें। इन चीज़ों की मदद से आप बेल्स पाल्सी के एपिसोड को कम्प्लीटली तो नहीं, पर जी हाँ, कुछ हद तक के ज़रूर प्रिवेंट कर पाएंगे। आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा। अगर हाँ तो ज़रूर से मुझे इस कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो सीरीज कैसी लग रही है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करती हूँ। मिलती हूँ मैं आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।